तो हम लोग बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन कर रहे थे और आपको मैंने वो बता दिया था, क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन बता दिया था, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन होंगे वो फर्जी टाइप के, वो आपको मैंने करवा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखो, इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में तो इसको रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें नंबर नहीं पड़ता ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग इसको मोड ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। इट इज रिफर्ड एज मोड ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पेरिनेशन? पेरिनेशन का मतलब होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि उसमें उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फिर वो वापस जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना देगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है कि आर दोज स्ट्रक्चर व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन and helps in survival under unfavorable condition, and when condition becomes favorable it germinates to produce new individual. ठीक है, that is perination and that structure is referred as perinating structure. तो होता क्या है कि during unfavorable condition bacteria forms thick walled spore, and that thick walled spore is referred as endospore. This thick walled spore is referred as endospore, and it helps bacteria to survive under unfavorable condition. Unfavorable condition में ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या क्या चीज है इसमें जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है, पहले समझ लीजिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने कहा कि ये थिक वॉल है, तो अगर कोई स्ट्रक्चर थिक वॉल है तो आउटर इन्वायरमेंट का उसके इंटरनल इन्वायरमेंट पे असर नहीं पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल इट इज एबल टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट का इंटरनली असर नहीं पड़ रहा है। सेकेंड, इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि लंबे समय तक चलेगा, आपको उसको पता नहीं है कितने दिन कितने समय तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा। देन इट हैज लो मेटाबॉलिक रेट। लो मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है कि जो यूटिलाइजेशन है रिजर्व फूड मटेरियल का वो धीरे धीरे होगा। तो अगर आपके पास कुछ स्टोर्ड है और आप उसको धीरे धीरे यूटिलाइज कर रहे हैं तो मतलब क्या है, वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, so it has low metabolic rate, so reserve food material can run for longer period. Now screen is not clear, screen clear नहीं आ रहा। अब इससे क्लियर मैं नहीं कर सकता, सबसे पास है, इसके आगे करूंगा गिर जाएगा। वगैरह कुछ में प्रॉब्लम हो तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा थिक वॉल, हाई अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, लो मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इट कैन सर्वाइव इन द रीजन ऑफ -100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इस टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय पास्चराइजेशन, मतलब आप इसको पास्चराइज करके भी इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है,
लो वाटर कंटेंट होता है, लो वाटर कंटेंट। ठीक है, लो वाटर कंटेंट का क्या फायदा है कि अगर टेम्परेचर लो हुआ, मान लो -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो जिसके अंदर अगर पानी होगा वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस जो होता है वो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है, मतलब मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कम पानी होगा तो चांसेस उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड। ये केमिकल प्रेजेंट होता है इनसाइड दिस एंडोस्पोर। ना ये जो कैल्शियम डिपिकोलिनिक है, इसका काम क्या है, इट एक्ट्स एज एंटी कोएगुलेंट। मतलब जो इस स्पोर के अंदर कंटेंट है उसको ये जमने नहीं देगा। ठीक है, जो भी कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसको ये जमने नहीं देगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस थिक वॉल स्ट्रक्चर नोन एज एंडोस्पोर। It acts as a perinating structure, that is, it helps in survival under unfavorable condition. So it is also referred as mode of perination. ठीक है, it can survive in a temporary range of -100 degree to 100 degree centigrade. It cannot be destroyed by pasteurization. ठीक है, now how it is able to survive under unfavorable condition? It has thick wall, then large amount of reserve food material, then low metabolic rate, then low water content, and presence of calcium dipicolinic acid, which acts as anticoagulant, which prevents the coagulation of content, मैंने कंटेंट को जमने नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए इसको। मैडम, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया forms thick walled spore. Bacteria forms thick walled spore known as endospore. Known as endospore. It is a perinating structure. It is a perinating structure that is helps in survival under, that is helps in survival under unfavorable condition, helps in survival under unfavorable condition, and when condition becomes favorable, and when condition becomes favorable, it germinates to form new individual. It germinates to form new individual. नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं बनता भाई, मैंने मल्टी न्यूक्लिएटेड वर्ड यूज नहीं किया। Germinate to form new individual. It is mode of perination. It is mode of perination. Next point लिखिए। It can survive in temperature range of, it can survive in temperature range of -100 to 100 degrees centigrade. It can survive in temperature range of -100 to 100 degrees centigrade.
It cannot be destroyed by pasteurization. It cannot be destroyed by pasteurization. Next point. It is able to survive under unfavorable condition because of following regions. Because of following regions. First, presence of thick wall. Second, low metabolic rate. Third, high amount of reserve food material. Fourth, low water content. Last point, it contains calcium D-picolinic acid. Which acts as anticoagulant. अभी समझा देता हूं. Which acts as anticoagulant. That is, it prevents coagulation of content. मतलब अंदर की चीजों को जमने नहीं देता. किसी ने पूछा, रिया ने पूछा कि लो मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या हुआ. इसका मतलब यह है कि जो भी इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल इसके पास प्रेजेंट है, अगर मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता तो जल्दी जल्दी वो यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो कम समय तक वो सर्वाइव कर सकता है. लेकिन अगर लो मेटाबॉलिक रेट है तो जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो धीरे धीरे यूटिलाइज होगा, तो लंबे समय तक वो चलेगा, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, ओके ना. नेक्स्ट हेडिंग इज genetic recombination in bacteria. Next heading is genetic recombination in bacteria or primitive way of DNA transfer or sort of sexual reproduction. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में
कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है दो डिफरेंट सोर्स से बैक्टीरियल डीएनए एक दूसरे के पास आता है। सर, जैसा ह्यूमंस और प्लांट्स में रिसेप्टर होते हैं, क्या पूछा? मुझे समझ में नहीं आया। किसका फोन आ रहा है? लो, नहीं नहीं, सोया वो होगा, कल रात को बाहर से आया तो वो कर लेगा, कॉल कर लेगा, ठीक है। ठीक। नहीं नहीं, पास होगा उसके पास, वो ऑल इंडिया पास होगा। वो कर लेगा, कॉल कर लेगा। मैं क्लास क्लास से फ्री होकर कॉल करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक ठीक। ठीक है। अरे चैट बॉक्स खोल लूंगा तो पढ़ाऊंगा कि चैट देखूंगा यार? चैट में क्या है, क्या चैट देखूं? सर, जैसे ह्यूमंस में प्लांट में रिसेप्टर्स होते हैं जो फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में सेंस करते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में अनफेवरेबल या फेवरेबल कंडीशन के बारे में कैसे पता चलता है? भैया, बैक्टीरिया भी लिविंग है तो ऑब्वियसली, ठीक है, बैक्टीरिया लिविंग है तो ऑब्वियसली वो क्या है, उसके पास भी कॉन्शियसनेस है, तो वो रिसीव कर सकता है, परसीव कर सकता है चीजों को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया और प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो अलग अलग बैक्टीरिया के डीएनए एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। वो जो तरीका है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाने का, वो प्रिमिटिव है, दैट्स व्हाई वी से प्रिमिटिव वे ऑफ डीएनए ट्रांसफर। हम इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, मेल और फीमेल गेमीट जो है दो डिफरेंट सोर्स से आके फ्यूज करते हैं, तो वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, बट यहाँ गेमीट इन्वॉल्व नहीं है, गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे दो डिफरेंट सोर्स के डीएनए डिफरेंट मेथड से एक दूसरे के पास आते हैं। तो तीन मेथड जो हमें पढ़ना है, एक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है हमारा कॉन्जुगेशन, तीसरा है हमारा ट्रांसडक्शन। तो हम लोग इसको एक एक करके करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन मैंने दो बार यूज किया हुआ टर्म, एक बार जब सेक्स पिलाई आपको बताया था, एक बार जब एफ प्लाज्म बताया था। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्जुगेशन है क्या, ठीक है। तो हम पहले इसको एक एक करके इसको कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्रिफिथ, GRIFFITH, ट्रांसफॉर्मेशन बाय ग्रिफिथ, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप समझेंगे। देखो, इसने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसने देखा ये बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस निमोनिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। बाद में पता चला कि ये डिप्लो मतलब क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया टू बैक्टीरिया टुगेदर, मतलब दो कोकस है, ठीक है। तो बाद में पता चला ये डिप्लोकोकस नहीं है, ये स्ट्रिप्टोकोकस है, मतलब चेन है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसने क्या देखा कि इस बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन है, टू स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब होता है टाइप, ठीक है। इसने क्या देखा कि दिस बैक्टीरिया हैव टू स्ट्रेन्स, एक है अपना आर स्ट्रेन और दूसरा है अपना एस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन मींस टाइप। आर स्ट्रेन का मतलब होता है, आर स्टैंड्स फॉर रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ठीक है। एस स्टैंड फॉर स्मूथ स्ट्रेन,
ठीक है, तो आर इज रफ स्ट्रेन एंड एस, ये रफ क्यों है? बिकॉज इट इज विदाउट कैप्सूल, ठीक है, दिस स्ट्रेन इज विदाउट कैप्सूल। और ये स्मूथ क्यों है? बिकॉज इट इज विथ कैप्सूल। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल, अगर आपसे पूछूं कि कैप्सूल का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल, कोई बताएगा? मैं आपको बता चुका हूं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में, इतनी देर में नहीं बता। हाँ, पैथोजेनेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी के लिए। मतलब ये जो आर स्ट्रेन है, इट इज विदाउट कैप्सूल, दैट मींस दिस स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। और ये जो एस स्ट्रेन है, इट इज विथ कैप्सूल, सो इट इज पैथोजेनिक। इसमें देखा एक बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया विच इज रिस्पॉन्सिबल निमोनिया, बाद में चला ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। इसके दो स्ट्रेन है, आर और एस, रफ एंड स्मूथ। रफ इसलिए क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है, स्मूथ इसलिए कि कैप्सूल है। जिसके पास कैप्सूल नहीं है वो नॉन पैथोजेनिक हो गया, जिसके पास कैप्सूल है वो पैथोजेनिक हो गया। ये जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा है तो फिर होगा नहीं। ये समझ में आया ना? ये सबको समझ में आया? तो जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट था इसको समझो। एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा। तो क्या था कि ग्रिफिथ के घर में बहुत सारे चूहे हो गए, तो इसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसको हम लोग कहते हैं चूहा मारो एक्सपेरिमेंट। जोक कर रहा हूँ, चूहा मारो नहीं, मतलब इसने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया वो माइस को यूज किया। अब इसने क्या किया, पहले स्टेप में क्या किया, माइस लिया एंड माइस को इंजेक्टेड विथ आर स्ट्रेन, ठीक है। माइस लिया और उसको आर स्ट्रेन से इंजेक्ट कर दिया। व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज नो डिजीज एंड देयर इज नो डेथ, ठीक है। ये पहला स्टेप था इसका। उसके बाद इसने दूसरा स्टेप लिया, माइस लिया एंड इंजेक्टेड विथ एस स्ट्रेन, ठीक है। व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज डिजीज एंड देयर इज डेथ, ठीक है। दूसरे स्टेप में एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो डिजीज और डेथ हो। तीसरे स्टेप में इसने क्या किया, माइस को लिया एंड इंजेक्टेड विथ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को गर्म करके मार दिया। व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज नो डिजीज एंड नो डेथ, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, चौथा स्टेप किया, माइस को लिया एंड इंजेक्टेड विथ आर स्ट्रेन एंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन। मतलब ये पहला वाला जो था और तीसरा वाला इसका मिक्सचर बना लिया, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सचर बना के उसको इंजेक्ट कर दिया। व्हाट यू ऑब्जर्व, देयर इज डिजीज, देयर इज डेथ एंड फ्रॉम dead mice
live S strain is isolated। ठीक है, ये 4 स्टेप में इसने एक्सपेरिमेंट किया। फिर से सुन लो जल्दी से। पहले आर स्ट्रेन, कोई डिजीज नहीं, कोई डेथ नहीं। दूसरे में एस स्ट्रेन, डिजीज और डेथ। तीसरे में हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया, नो डिजीज नो डेथ। चौथे स्टेप में इसने क्या किया, आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया और उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया। देखा उसने क्या कि माइस में डिजीज हो गया, उसका डेथ हो गया, और उस हीट जो माइस मरा उससे लाइव एस स्ट्रेन मिला इसको। ठीक है, इसी ऑब्जर्वेशन, जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे इसने क्या कंक्लूड किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट देयर इज समथिंग इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, देयर इज समथिंग इन हीट किल्ड एस स्ट्रेन which transforms non-pathogenic R strain into pathogenic S strain। मतलब हीट किल्ड एस स्ट्रेन में सर आर एन एस स्ट्रेन तो मिक्स डालते हैं, अरे तो मरेगा ये। एस स्ट्रेन तो लिविंग है ना, एस स्ट्रेन तो अगर लिविंग मिक्स करके डालोगे तो मर ही जाएगा। यहाँ तो एस स्ट्रेन डेड था, हम ये मान के चलते नहीं मरेगा। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि जो मरा हुआ चूहा है जिसमें आपने आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया है, उससे उसको लाइव एस स्ट्रेन मिल रहा है। On the basis of this observation, he concluded there is something in heat kill S strain which transforms non-pathogenic R strain into pathogenic S strain। माने ऐसा कुछ है जो कि नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन को पैथोजेनिक एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो किसमें प्रेजेंट है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में। He called it ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके लिए इसने टर्म यूज किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने ये कहा कि जब इसने देखा कि मरे हुए चूहे से इसको लाइव स्ट्रेन मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे इसने ये कंक्लूड किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कुछ ऐसा है जो नॉन पैथोजेनिक आर स्ट्रेन को पैथोजेनिक एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। मरा हुआ तो जिंदा नहीं होगा, जो जिंदा है वही कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके लिए उसने टर्म यूज किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो इसको कन्वर्ट कर रहा है, और इस फिनोमिनन को नेम किया गया ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, बाद में पता चला कि ये डीएनए है। This transforming principle was later on identified as DNA। ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, ठीक है, और उसके साथ मिक्सचर था आपका आर स्ट्रेन का। मतलब आर स्ट्रेन के डीएनए ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डीएनए को पिक किया। आर स्ट्रेन के डीएनए ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन के डीएनए को पिक किया। दिस एबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ आर स्ट्रेन टू पिक डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन फ्रॉम सराउंडिंग इज नोन एज, वी कॉल इट कॉम्पिटेंस। दिस इज रिफर्ड एज कॉम्पिटेंस। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक और इन्फ्रेंस ड्रॉ होता है, जो कि 12th में ज्यादा क्लियर होगा आपको, कि आपने गर्म करके एस स्ट्रेन को तो मार दिया, यू हैव किल्ड एस स्ट्रेन, बट उसका डीएनए जो है उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आया। दैट मींस डीएनए इज थर्मली स्टेबल। एस स्ट्रेन का डीएनए है, कोई भी डीएनए जो है वो थर्मली स्टेबल है। टेम्परेचर से ऑर्गेनिज्म तो मर गया, बट उसका डीएनए जो है उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। तो आप क्या कीजिए, पहले ये 4 स्टेप जो है ये बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे लिखवा देता हूं। 1 2 3 4। ठीक है, ये ब्लू लाइन के ऊपर जितना है उसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखवा देता हूं। ओके, राइट ऑन।
On the basis of this observation, Griffith concluded that there is something in heat-killed S strain. There is something in heat-killed S strain which transforms on the basis of this observation. He concluded that there is something in heat-killed S strain which transforms non-pathogenic R strain into pathogenic S strain He called it transforming principle. Which was later on identified as DNA. And this phenomenon is known as transformation. This phenomenon is known as transformation. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ability of DNA of R strain, to pick DNA of heat-killed S strain from surrounding is known as competence. 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 ठीक है? लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. On the basis of this experiment, it can be also inferred that DNA is thermally stable.
थर्मली स्टेबल, मतलब आपने गर्म करके बैक्टीरिया स्ट्रेन को तो मार दिया, लेकिन उसका डीएनए का नेचर चेंज नहीं हुआ। डीएनए थर्मली स्टेबल, ये पॉइंट 12th में आएगा जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, वहां पे इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, डीएनए इज थर्मली स्टेबल। वायरुलेंट, वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग वाला जो होता है, वायरुलेंस, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, नॉन वायरुलेंट जो डिजीज ना कॉज करे, जैसे हम लोग वैक्सीन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कोविड, कोविड के लिए वैक्सीन बन रहा है, तो हम वायरस को क्रिपल कर देते हैं, मतलब उसका डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म कर देते हैं। ठीक है, और हम फिर उसको एटेन्यूएटेड फॉर्म में, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, उसके प्रोटीन वगैरह रहते हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज ए वायरस मान के रिस्पॉन्ड करके एंटीबॉडी बनाता है। जो बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको कहते हैं वायरुलेंट, जो नहीं कर सकता उसको कहते हैं नॉन वायरुलेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्जुगेशन। बाय Lederberg and Tatum. By Lederberg and Tatum. TATUM. नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही बताते हैं तो बता देते हैं। ठीक है, ग्रिफिथ का नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपकी 12th में आएगा ज्यादा। देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल। मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया, ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं F+ स्ट्रेन, क्योंकि उसका प्लाज्मिड है। इसके पास स्ट्रेन नहीं, प्लाज्मिड नहीं है, तो वी कॉल इट F- स्ट्रेन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेशन होना है तो क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया हो गया, दूसरा बैक्टीरिया हो गया, इनके बीच में क्या बन गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है, 6 पिलाई। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया, ये इसका न्यूक्लियोइड हो गया। मैंने साइज छोटा कर दिया, ऐसा नहीं कि साइज छोटा हो जाता, मैंने ऐसे बोर्ड छोटा इसलिए छोटा कर। साथ के साथ क्या होगा, जब ये होगा, ये जो प्लाज्मिड है ये अपना कॉपी बनाए। ठीक है, सो कॉपिंग ऑफ प्लाज्मिड विल टेक प्लेस। ठीक है, now one of the plasmid through this conjugation tube will be transferred to adjacent bacteria। तो अब आपके पास कैसा स्ट्रक्चर आ गया, आपके पास दो बैक्टीरिया हो गए, और दोनों के पास क्या है आपका, दोनों के पास आपका प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये भी आपका F+ हो गया, ये भी F+ हो गया, एंड नाउ योर कॉन्जुगेशन इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। एक बैक्टीरिया विदाउट ए प्लाज्मिड है, दूसरा बैक्टीरिया विथ ए प्लाज्मिड है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बना, प्लाज्मिड ने अपना कॉपी बनाया और कॉपी से ये ट्रांसफर हो गया, मतलब इस ट्यूब से ये कॉपी ट्रांसफर हो गया, एंड नाउ योर कॉन्जुगेशन इज अकम्प्लिश्ड। समझ में आया सबको, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा इसको, ऐसे डायग्राम में समझ में आ गया, इसको बना लीजिए जल्दी से। ओके ना,
बन गया ये। अब देखो क्या पूछ रहे हो? नो, जल्दी से बनाओ यार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन व्हाट हैपेंस, ये जो एच प्लाज्मिड है ये न्यूक्लियोइड से जाके जुड़ जाता है। तो सम टाइम कॉन्जुगेशन व्हाट हैपेंस, एच प्लाज्मिड gets integrated with nucleoid। H plasmid जो है gets integrated with nucleoid and this resultant structure is referred as episome, EPISOME, we call it episome, and as a result of formation of this episome a rate of conjugation increases up to 1000 times। अगर एपिसोम बन गया तो कॉन्जुगेशन का रेट जो है इट इंक्रीजेस 1000 times and that's why this bacteria is referred as HFR strain। HFR strain का मतलब हुआ हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन, we call it हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन। मतलब अगर अभी 1 मिनट में 1 कॉन्जुगेशन हो रहा था तो अब 1 मिनट में 1000 कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, write down sometime during conjugation, sometime during conjugation F plasmid gets integrated with F plasmid gets integrated with nucleoid, gets integrated with nucleoid resultant structure is known as episome, resultant structure is known as episome। अरे एक ही तो वही इंटीग्रेट कर जाएगा, फिर वो कॉपी बनाता रहेगा। कॉपी वाला की एक ही तो है, वही इंटीग्रेट कर जाएगा, कॉपी उसके बाद होगा। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिसोम। And as a result of formation of episome, and as a result of formation of episome, the rate of conjugation, the rate of conjugation increases up to 1000 times, increases up to 1000 times, and it is referred as HFR or high frequency strain। It is referred as HFR or high frequency strain, HFR or high frequency strain। ठीक है, next heading is transduction by Lederberg and Ginder। Transduction by Lederberg and Ginder। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़ाई कीजिए अच्छे से, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बार बार मत निकलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।